नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम IAS पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में चलाई गई उनकी कुछ उदारवादी नीतियां, और हम जानेंगे कि क्यों लॉर्ड रिपन को भारत के एक अच्छे वाइसराय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सन 1880 में लिबरल पार्टी के विलियम ग्लैडस्टोन इंग्लैंड में सत्ता में आए और उन्होंने 1880 में लॉर्ड रिपन को वाइसराय के रूप में भारत भेजा, और लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के 4 वर्षों के भीतर भारत में एक अच्छे वाइसराय के रूप में अपनी योग्यता साबित की। शासनकाल के दौरान उन्होंने देश में जो सकारात्मक बदलाव लाए, उन्हें ब्रिटिश राज के दौरान सबसे अच्छे समय में से एक के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम लॉर्ड रिपन द्वारा अपने शासनकाल यानी कि 1880 से लेकर 1884 के दौरान किए गए सुधारों को डिस्कस किया है। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, वित्त सहित कई वर्गों में विभिन्न निष्क्रिय कारकों को सुधारने का प्रयास किया है। उनकी भूमिका की जांच उनके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों से की जा सकती है, और वो है जिसमें सबसे पहला है हमारा फैक्ट्री मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के कार्यान्वयन और अपनाने के पहल 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। भारत में कारखानों की स्थिति की जांच के लिए सन 1875 में एक समिति नियुक्त की गई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अधिनियम ने पूरे भारत में फैक्ट्री मजदूरों के लिए बेहतर स्थिति सुनिश्चित की। इसने 12 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों के लिए काम के घंटों पर प्रतिबंध भी प्रदान किया। इसके अलावा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं थी। अधिनियम में खतरनाक मशीनों के साथ काम करने के जोखिम कारकों पर भी विचार किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को अपनाने के बाद मध्याह्न भोजन और महीने में 4 छुट्टियां प्रदान की गईं। श्रम के संबंध में कारखाना मालिकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए निरीक्षकों ने कारखानों का दौरा भी किया था। इन सब के अलावा दोस्तों, लॉर्ड रिपन की उदारवादी नीतियों में दूसरा पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का रद्द करना। दोस्तों, पहले लॉर्ड लेटन ने समाचार पत्रों में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था, लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करके उदारता का परिचय दिया और भारतीय प्रेस को कई भाषाओं में समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों, बेहतर वित्तीय प्रशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण करना। लॉर्ड रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के सकारात्मक पक्ष दर्शाए। उसने राजस्व को 3 भागों में विभाजित किया। शाही प्रमुखों का उद्देश्य सीमा शुल्क, तार्क, सैन्य प्राप्तियां, डाक, भू राजस्व, नमक आदि से राजस्व एकत्र करना था। इसके अलावा प्रांतीय प्रमुखों का काम जेलों, सामान्य प्रशासन, सड़कों, मुद्रण आदि से राजस्व एकत्र करना था। प्रांतों में धन की कमी को पूरा करने के लिए भू राजस्व का एक हिस्सा स्वीकृत किया गया था। विभाजित प्रमुखों का राजस्व संग्रह लॉर्ड रिपन की पहल से शुरू हुआ। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों को वन, पंजीकरण, स्टैंप और उत्पाद शुल्क के राजस्व का बराबर हिस्सा मिलता था। इन सब के अलावा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को शक्तियां प्रदान करके प्रशासन प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने की उनकी पहल ने ही ब्रिटिश भारत में इतिहास रचा। शहरी और ग्रामीण स्वशासन बनाने के विचार ने स्थानीय निकाय को सशक्त बनाने में अच्छा काम किया। इस पहल ने भारतीय नागरिकों की आवाज उठाई, क्योंकि 1882 में स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव के बाद उनके कुछ अधिकार पूरे हुए थे। दोस्तों, लॉर्ड रिपन की अगली उदारवादी नीतियों में अगला है हंटर कमीशन के साथ शैक्षिक सुधार। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी। लॉर्ड रिपन को इस संबंध में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई, अतः उन्होंने व्यवस्था में कमी को समझने के लिए सन 1882 में विलियम विल्सन हंटर को नियुक्त किया। विलियम विल्सन हंटर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष बने। बाद में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्राथमिक सुझाव दिए थे। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा में साहित्यिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही महिला शिक्षा सुधार के लिए सरकार के समर्थन सक्रिय भागीदारी की सुझाव दिया गया था। तो इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन ने देश की शिक्षा गुणवत्ता को ऊंचा उठाने के लिए अधिकांश सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया था। इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट है लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद। दोस्तों, कार्टने पेरिग्रीन इल्बर्ट ने सन 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान इल्बर्ट बिल पेश किया था। इस बिल ने बाद में काफी विवाद पैदा किया था। दोस्तों, लॉर्ड रिपन भारतीय और अंग्रेज न्यायाधीशों के बीच भेदभाव को मिटाना चाहते थे। अधिकारों का ऐसा भेदभाव नस्लवाद पर आधारित था और भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की जितनी स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इल्बर्ट बिल ने भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों में निराशा पैदा कर दी। उन्होंने बिल पास होने का विरोध किया। बाद में यूरोपीय लोगों को प्रावधानों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया। इल्बर्ट बिल के बाद ने लॉर्ड रिपन को यूरोपीय लोगों के बीच निशाना बना दिया और बिल के खिलाफ फंड जुटाने के लिए एक डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया गया।
वे लॉर्ड रिपन को भी जबरदस्ती ब्रिटेन भेजना चाहते थे। लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल को सफल नहीं बना सके, लेकिन भारतीयों ने यूरोपीय लोगों के भारत में रहने का वास्तविक उद्देश्य को समझ लिया। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय लोगों के मन में भारतीयों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। इसलिए अंत में लॉर्ड रिपन के बारे में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में शासन काल के दौरान लॉर्ड रिपन की गतिविधियां उद्देश्यपूर्ण थीं। हो सकता है कि वे एल्बर्ट बिल को पारित करने लागू करने में सफल ना हो, लेकिन उन्होंने जो भी पहल शुरू की उसके इरादे अच्छे थे। ब्रिटिश राज के दौरान स्थानीय स्वशासन के संकल्प से भारतीयों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए तथा हंटर कमीशन शिक्षा सार्थक हुई। लॉर्ड रिपन के वित्तीय निर्णयों के भी सकारात्मक परिणाम आए। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करके और प्रथम फैक्ट्री एक्ट को सक्षम करके बड़ी दयालुता दिखाई है।